जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम लोग सीएनटी एक्ट के अगले अध्याय में पढ़ेंगे भूधारक के बारे में और अधिभोगी रैयत के बारे में और खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में। आज 3 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको 2 अध्याय पढ़ चुके हैं दोस्तों। पहला अध्याय था प्रारंभिकी, जिसमें संक्षिप्त नाम, परिचय और परिभाषा के बारे में जिक्र है। दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़े दोस्तों काश्तकारों का वर्ग, जो काश्तकार के 4 वर्ग थे और रैयत के 3 वर्ग थे। इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे भूधारक। भूधारक को पहले समझिए दोस्तों कि भूधारक क्या है। यानी कि जो भूमि को धारण किया हुआ है उसी को भूधारक कहते हैं। वो अपना भूमि को भी धारण कर सकता है, दूसरे की भूमि को भी धारण कर सकता है खेती कार्य के लिए, तो उसी को यहाँ पर लैंड होल्डर यानी भूधारक कहेंगे। अब समझ गए होंगे, साफ से पता चल रहा है नाम से कि भूमि को धारण करने वाला। इस अध्याय में उसी चीज़ का जिक्र है। तो चलिए धारा बाई पढ़ते हैं। धारा 9 कहता है दोस्तों कि भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा। इसमें देखिए कहा गया कि भूधारक जो होगा, जो भूमि धारण किया हुआ है, वो लगान की वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा, यानी कब उसे लगान वृद्धि नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि यदि किसी भूधारक को लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन न किया गया हो तो उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। यानी कि जब आप बंदोबस्ती कर रहे थे, जब उसको दे रहे थे एक शर्त के साथ, तो उसके बाद से अगर सोचते हैं कि साल भर कमाया, 2 साल कमाया, इसके बाद आप लगान उसमें बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि भूधारक को लगान में बंदोबस्त के समय जो निर्धारित था उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो परिवर्तन के बाद दायी नहीं होगा। अध्याय 9 का क्या कहता है कि भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि। इसमें कहा गया है दोस्तों कि ग्राम मुखिया या भूधारक यानी गांव का जो मुखिया होगा या भूधारक यानी भूमि का जो स्वामी है, लगान में वृद्धि जो है उपायुक्त के आदेशानुसार ही किया जाएगा। यानी कि ये दोनों चाहते हैं, जैसे भूमि का मालिक है भूधारक है और ग्राम का मुखिया है यानी बहुत बड़ा ये प्रॉपर्टी वाले आदमी हैं, ये सोचते हैं कि जो किसान है काश्तकार उनकी हम लगान को वृद्धि कर दे रहे हैं, तो ये लगान की वृद्धि अपने मन से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए लगान वृद्धि करने के लिए उपायुक्त के जो दिशा निर्देश होगा उसी के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि लोग मनमानी रूप से जब चाहे तब लगान को बढ़ा नहीं सकते हैं। उसके लिए उपायुक्त है, उपायुक्त की दिशा अनुसार ही लगान को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि उपायुक्त जो होंगे वो लगान को कमी करने का अधिकार अगर पूछेगा दोस्तों किसके पास है, तो उपायुक्त के पास है। लगान की वृद्धि का अधिकार किसके पास है, तो उपायुक्त के पास है। दोनों अधिकार जो है उपायुक्त के पास है। तो सीएनटी एक्ट में उपायुक्त के जो है दोस्तों बहुत बड़ा अधिकार है। आप बार बार देखिएगा उपायुक्त के नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 10 कहता है कि कतिपय भूइंहरों का लगान वृद्धि के लिए दायी न होना। अब भूइंहरों को पता होगा दोस्तों कि जो उरांव लोग जो ज़मीन बनाए थे उसको भूइंहरी ज़मीन कहा गया था, जिसका सर्वे जो था वो छोटा नागपुर जो टिनस्योर एक्ट होगा दोस्तों, यहाँ काश्तकारी दिया, इसको सुधार लीजिएगा, 1869 में, यानी छोटा नागपुर टिनस्योर एक्ट 1869 जो हुआ था उसमें भूइंहरी ज़मीन का सर्वे हुआ था। उनके अनुसार जो है रजिस्ट्री में दाखिल हो तो लगान वृद्धि दायी नहीं होगा। यानी कि वैसी भूमि जिसका भूइंहरी, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूमिहरी ज़मीन का सर्वे कब हुआ था, तो इसका सर्वे हुआ था दोस्तों 1869 में, जिसको छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट करते हैं। टेनेंसी एक्ट जो पढ़ते हैं हम लोग, टेनेंसी एक्ट, तो वहाँ पर देखें तो इसका सर्वे हुआ था। बाद में खुदकट्टी वगैरह ज़मीन का जो था वो सर्वे हुआ था दोस्तों, सीएनटी एक्ट में शामिल हुआ। तो जो ज़मीन भूइंहरी ज़मीन जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी टेनेंसी एक्ट में जो 1869 में शामिल है उसमें लगान वृद्धि नहीं होगा, उसमें वृद्धि लगान को उन लोग दे भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 11 कहता है कि भूधुतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण, यानी कोई भूधुती है उसका ज़मीन का अंतरकरण करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें व्याख्या में कहता है दोस्तों कि जब किसी भूधुती या उसके किसी भाग का अंतरण, अंतरण मतलब होता है दोस्तों हस्तांतरण करना, यानी अपने ज़मीन को क्या करना, किसी उत्तराधिकारी को देना, जैसे हम अपने पुत्र को दे रहे हैं, भतीजे को दे रहे हैं, या उसको विरासत में किसी को दे रहे हैं, या विक्रय कर दे रहे हैं, या किसी को दान में दे रहे हैं, जैसे भूदान वगैरह लिखाता है, या विनिमय करना यानी एक्सचेंज कर दे रहे हैं। वैसी स्थिति में कहा गया है तो अंतरीति जो होगा, यानी अंतरीति मतलब बार बार उपयोग आएगा दोस्तों, इसका साफ शब्दों में अर्थ है क्रेता, यानी कि ज़मीन को बिकने वाला को विक्रेता, इसको बोलेंगे अंतरण, और जो खरीदने वाला को बोलेंगे अंतरित यानी क्रेता। तो जब भी कोई ज़मीन का आदमी बेचेगा
और तो उस पर कोई व्यक्ति खरीदेगा या उसको एक्सचेंज करेगा या उसको उत्तराधिकारी के नाम में देगा, तो उसी ज़मीन को आपको भूस्वामी के कार्यालय में जाके रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा। यानी कि आप अगर ऐसा करते हैं अपने ज़मीन को तो आपको रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपको पता होगा कि नाम जो चढ़वाते हैं, जो भूमि संबंधी कोर्ट में जाके हम लोग राजस्व अधिकारी के यहाँ अपने ज़मीन को लिखवाते हैं यानी पंजीकरण कराते हैं, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि आप अगर ज़मीन को बेचते हैं, दान में देते हैं, वसीकरण कराते हैं या उत्तराधिकारी को देते हैं तो आपको रजिस्ट्रीकृत कराना पड़ेगा। धारा 12 कहता है दोस्तों कि भूधुति के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात करने से भूस्वामी के द्वारा इनकार करने पर प्रक्रिया। अगर भूधुति का अंतरण कर दिया है यानी भूमि था उसको क्या किया गया, अंतरकरण यानी उसको हस्तांतरण कर दिया गया है और उसका रजिस्ट्रीकृत भी हो गया है, लेकिन अनुज्ञात से भूस्वामी द्वारा इनकार करना है। भूस्वामी ऐसे करने के बाद यानी जो भूमि बेचा था उसे करने के बाद वो इनकार कर रहा है कि नहीं हम ऐसा नहीं किए हैं, उसके लिए प्रोविज़न क्या है कि यदि कोई भूधुति धारा 11 का पालन नहीं करे तो अंतरिती मतलब होता है दोस्तों क्रेता यानी खरीदने वाला, उसके उत्तराधिकारी को अधिकार है कि उपायुक्त के पास आवेदन दे और जांच के उपरांत जो है उपायुक्त नियमानुसार आदेश पारित करे और अंत स्वतः रजिस्ट्रीकृत समझा जाए। अगर ऐसा मान लीजिए ज़मीन बेच दिया, आप बोलते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, हमको गलत तरीके से कराया गया है, तो इसके लिए जांच कौन करेगा, उपायुक्त करेगा और उपयुक्त दिशा निर्देश का वो पालन कराएगा। यानी जो सही होगा उसको यहाँ पर जायज़ ठहराएगा और साथ में अगर देखें सही है तो उसको रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा यानी उसको ज़मीन को पंजीकृत समझा जाएगा, यानी कि जो ज़मीन बेच दी है फिर वापस नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि भूधुति का विभाजन या लगान का वितरण। यहाँ पर क्या किसी भूधुति या उसके भाग का विभाजन हो तो लगान का भी अनुपातिक विभाजन होगा। यानी कोई भूमि है दोस्तों, उसका जो अगर भाग का यानी 5 एकड़ ज़मीन है तो मान लीजिए कि हमको उसको एक बेटा को हमने 3 एकड़ दे दिया, एक बेटा को 2 एकड़ दे दिया या 3 एकड़ हमने बेच दिया, ऐसे समझिए। तो जो लगान का निर्धारण था उसमें उसी अनुपात में बांट दिया जाएगा। मान लीजिए कि 100 रुपया अगर था तो उसमें से जो 3 एकड़ जिसको दिए यानी कि उसका हिस्से में पड़ गया दोस्तों कि 60 रुपया और 40 रुपये। तो जिस अनुपात में ज़मीन का विभाजन होगा उसी अनुपात में लगान का भी विभाजन होगा, धारा 13 यह कहता है। आगे बढ़ते हैं। धारा 14 कहता है दोस्तों कि पुनः ग्रहणीय भूधुति के अनुग्रहण पर विलंघनों में वतालीकरण। इसको साफ शब्दों में थोड़ा सा अगर समझिएगा दोस्तों तो अपने भाषा में समझा दे रहा हूँ कि समय पर लगान भुगतान करने से अगर देखें तो यहाँ पर 14 नंबर कहता है दोस्तों कि पुनः ग्रहणीय भूधुति के पुनः ग्रहण पर विलंबों का वतीकरण। यानी मान लीजिए कि आप समय पर लगान चुका रहे हैं, आप ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा स्थिति में क्या होता है कि अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि रैयत जो है या किसान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, तो ऐसे ही भूस्वामी क्या करेगा, ज़मीन को पुनः अधिग्रहण कर लेगा। लेकिन पुनः अधिग्रहण कर सकता है लेकिन वैसे ज़मीन को पुनः अधिग्रहण नहीं कर सकता है जिस पर यहाँ पर देखें तो कोई छावनी बोर्ड सरकार बना लिया हो। मान लें कि आपका ज़मीन था भूस्वामी का, उसमें सरकार छावनी बोर्ड बना दिया हो, वहाँ पर निवास गृह किसी ने बना दिया यानी घर बना दिया हो या निर्माणशाला बना दिया है या अन्य कोई अस्थायी भवन बना दिया गया हो। इसीलिए बोला जाता है कि अब ज़मीन पर घर बना देते हैं तो घर से आपको कोई भगा नहीं सकता है। इसी प्रकार देखें दोस्तों, जिस पर स्थायी उद्यान लगा दिया, मतलब कोई बाग बगीचा लगा दिया, हौज बना दिया, नहर बना दिया, पूजा स्थल बना दिया, शमशान बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया। इसके बाद देखें तो सरकार के कार्यालय हेतु अधिकृत भूमि, कोई सरकार ने जैसे बड़ा कोई स्कूल खोलने के लिए या कोई बड़ा प्रोजेक्ट भवन बनाने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए वहाँ पर ज़मीन को अधिग्रहित कर देगा तो उसको पुनर्ग्रहित नहीं कर सकते हैं। वह भूमि जिस पर खदान के निर्मित किया गया हो उसको भी पुनर्ग्रहित नहीं किया जा सकता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर भूधारक जो है यानी भूस्वामी है वो भूमि को पुनः ग्रहण कर सकता है अगर मान लीजिए कि कोई रैयत की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में भूमि को पुनः वापस लेगा। लेकिन ऐसी भूमि जिसको आप देखें तो सरकारी उद्योग के लिए, सरकारी कुछ ही भवन निर्माण के लिए या कोई गृह निवास के लिए बना लिया हो या कोई बाग बगीचा, पूजा स्थल, संस्थान बना लिया हो, तो वैसे ज़मीन को वो भूस्वामी वापस नहीं ले सकता है। इस चीज़ का प्रोविज़न है कहा गया है। इसी को यहाँ पर देखें तो सीएनटी एक्ट के शब्दों में पुनः ग्रह यानी पुनः ग्रहण करने की भूधुति यानी भूमि को पुनः ग्रहण करने में विलंबों का वतालीकरण यानी कुछ कारणों से उसको वापस नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ों को यहाँ कहा गया है।
आगे देखिए दोस्तों, तो धारा 15 क्या कहता है कि भूस्वामी के अधिकारों की व्यावृत्ति। इसमें कहा गया कि धारा 11 और 12 के अंतर्गत भूमि का अंतरण प्राप्त नहीं होगा तथा उसका दाखिल खारिज वे आवश्यक है। यानी कि धारा और 11 और 12 में जो प्रोविज़न किया गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पर कहा गया कि अंतरण से पर्याप्त नहीं होगा तथा उसका दाखिल खारिज वे आवश्यक है, यानी इसका दाखिल खारिज करना भी आवश्यक है। यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि 11 और 12 क्या कहता है। 11 का जैसे कहा दोस्तों कि खरीदी बिक्री से संबंधित है कि खरीदी बिक्री करते हैं तो आपको भूमि कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराना पड़ेगा। 12 में कहता है कि आप 11 का जो नियम है उसका अगर पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में भूमि को उपायुक्त के समक्ष जाना पड़ेगा और उपायुक्त उसका निर्धारण करेगा कि भूमि का हस्तांतरण हुआ है कि नहीं। तो इसे पर बोल रहा है कि अपील दाखिल खारिज भी आवश्यक होगा। इस पर संबंधित जमीन का आपको दाखिल खारिज लेना पड़ेगा, जिसको बाद में संशोधन कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो इसमें होगा अधिभोगी रैयत। अधिभोगी रैयत यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और कौन से क्वेश्चन बनेगा उसको मैं इंडिकेट करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद हो गया दोस्तों कि अध्याय पहला एक प्रारंभिकी है जिसमें नाम संक्षिप्त परिचय का जिक्र है। दूसरा में काश्तकारों के बारे में बताया गया है, काश्तकारों के वर्ग के बारे में। अध्याय 3 का पढ़े हम लोग दोस्तों भूधारक के बारे में। अध्याय अब हम लोग 4 पढ़ेंगे अधिभोगी रैयत। अध्याय 5 जो होता है वो खूंटकटी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में। और 6 में पढ़ेंगे अनाधिभोगी रैयत। तो बहुत आसान, पहले अधिभोगी 4 में, इसके बाद खूंटकटी अधिभोगी रैयत, इसके बाद 6 में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अनाधिभोगी रैयत के बारे में। तो चलिए अध्याय 4 देखते हैं। विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना। अगर कोई रैयत लगातार 12 वर्ष तक खेती किया हो तो तभी उसका अधिभोगाधिकार बना रहेगा। बस यहाँ एक लाइन याद रखना है कि अधिभोगाधिकार, अधिभोगाधिकार मतलब होता है दोस्तों, अधिभोग मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का आप पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं अधिभोग। तो अधिभोग का मतलब आप ज़मीन का अधिभोग कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आपका अधिकार हमेशा बना रहेगा। कब? जब लगातार आप 12 वर्ष तक उस ज़मीन पर आप खेती किए हैं। इसी चलते कहा जाता है कि 12 वर्ष के बाद तक कम से कम अपने रेहन जो है उसको बदल देना चाहिए। यानी कि आपका घर में काम कर रहा है, यानी खेती गृहस्थी जो कर रहा है आपके ज़मीन का, उसको चेंज कर देना चाहिए। क्या है 12 वर्ष का प्रोविज़न, इसको थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए कि आप किसी का ज़मीन में खेती कर रहे हैं लगातार 12 वर्ष से और निर्धारित लगान को उसको चुका रहे हैं, तो आप 13वें वर्ष जो होगा उसको नहीं भगा सकते हैं कि अब भाग जाओ तुमको नहीं रखेंगे, अब हम अपना ज़मीन दूसरों को दे सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12 वर्ष के बाद जो है उसको जो अधिभोगाधिकार जो था वो सुरक्षित रहेगा। आपको लगान वो देगा देने के लिए जो निर्धारित था, लेकिन उसको आप भगा फिर 13वें वर्ष नहीं सकते हैं। इसलिए अधिभोगाधिकार का नियम अवधि कितना है, 12 वर्ष तक रहेंगे तो आपका अधिभोगाधिकार बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा दिया गया है। धारा जो है आपका 17, इसमें भी वही चीज़ है दोस्तों कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा में कहा गया है, इसमें भी 12 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इसमें भी आपको अगर एक पॉइंट याद रखना है इसमें, तो लिखेगा क्वेश्चन कि बंदोबस्त रैयत के कितने वर्ष तक बना रहेगा, यानी कितने वर्ष तक उसको रखा जा सकता है। तो बंदोबस्त रैयत की अवधि कितना है, उसका भी 12 वर्ष है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ऐसा रैयत जिसने इस नियम के लागू होने से पूर्व, यानी सीएनटी एक्ट के लागू होने से पूर्व या बाद में 12 वर्ष लगातार भू धारित किया हो तो उसे बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यानी उससे 12, जब सीएनटी एक्ट लागू होने से 12 वर्ष पहले या 12 वर्ष के बाद लगातार अगर भूमि को धारण किया है तो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों कि जब कोई रैयत के रूप में भूमि धारण करता है तो वह रैयत की अवधि के 3 वर्ष के बाद बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यानी जान लीजिए कि इसमें साफ शब्दों में कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो है यानी किसान के रूप में भूमि धारण करता है, यानी रैयत के रूप में भूमि धारण करता है, तो रैयत की अवधि के यानी जिस दिन वो भूमि धारण किया उसके 3 वर्ष के बाद से ही उसको बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यानी 3 वर्ष तक अगर उस भूमि में उपयोग कर लिया तो उसको बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा। उसी प्रकार इसमें आगे कहता है दोस्तों कि यदि कोई रैयत धारा 74 के अधीन या वाद केस के जरिए भूमि का कब्जा वापस लेता है तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक जमीन का मालिक नहीं रहने के बावजूद भी बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यानी कोई जमीन भूस्वामी था वापस ले लिया और लेकिन उसमें 3 वर्ष तक जो है जमीन पर अधिकार नहीं जमा पाया,
नहीं बना पाया तो देखें तो वहाँ पर जो उस ज़मीन पर अधिकार जिसका बना हुआ है, जो खेती कर रहा है, उसको भी बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। इस चीज़ का मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं धारा 18। धारा 18 कहता है दोस्तों कि कतिपय दशाओं में भूइंहारी तथा मुंडारी खुटकटीदारी का बंदोबस्त रैयत होना। यहाँ पर आपको पता होगा, बार बार बोल रहे हैं कि जो मुंडा के द्वारा जो ज़मीन बनाया गया था, भूइंहारी ज़मीन, जिसका सर्वे सबसे पहले आया था छोटा नागपुर टेंश्योर एक्ट में हुआ था 1869 में। इसका मुंडारी खुटकटीदारी जो ज़मीन था उसका सर्वे हुआ CNT एक्ट में, बाकी सबको CNT एक्ट में लास्ट में शामिल किया गया था। तो ये ज़मीन जो मुन्नाओं के द्वारा शामिल किया गया था उसे खुटकटी ज़मीन कहा गया था। चलिए इसको देखते हैं। इस संदर्भ में दो प्रावधान है दोस्तों। यदि किसी ग्राम के मझियस या बटखेता के रूप में ज्ञात भूमि के अलावे कोई भूमि जो छोटा नागपुर टेंश्योर एक्ट यानी 1869 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में शामिल हो और वहाँ कई भूइंहारी परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्ष तक भूमि को धारण किए हुए हो तो उसे बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो हमेशा दिमाग में एक चीज़ रखना है कि बंदोबस्त रैयत जो है दोस्तों समझा जाता है, अधिभोगाधिकार जो आपका बना रहेगा उसको याद रखना है, सिर्फ 12 वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में समझा गया दोस्तों कि कोई मझियस ज़मीन हो गया और बटखेता के रूप में ज्ञात भूमि के अलावा कोई भी और भूमि जिसको जो छोटा नागपुर टेंश्योर एक्ट 1869 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में शामिल है, वहाँ पर किसी भूइंहारी परिवार का सदस्य अगर लगातार उस भूमि पर 12 वर्ष तक धारण किए हुए हैं तो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब पूछेगा मझियस और बटखेता ज़मीन क्या है, तो बकास टाइप का ज़मीन ही होता है दोस्तों, मझियस और बटखेता ज़मीन। और इसके अलावा जितने भी ज़मीन हो सर्वे हुआ था जैसे भूइंहारी ज़मीन का, तो उसमें शामिल था रजिस्टर में। तो उसमें जो भूइंहारी ज़मीन जो रजिस्टर में शामिल था और उसका कोई उपयोग कर रहा है और 12 वर्ष तक किया है तो उसको भी बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया दोस्तों कि किसी ग्राम की ऐसी भूमि जो मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी का भाग नहीं हो, फिर भी इस अधिनियम या पहल के किसी अधिनियम के तहत मुंडारी खुटकाटी के रूप में दर्ज हो, तो ऐसे ग्राम को मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को उस गाँव में लगातार 12 वर्ष की भूमि धारण किए हो तो उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। साफ शब्दों में अब समझ में आ गया, कोई भी भूमि हो तो सर्वे में अगर CNT एक्ट के सर्वे में या जो उससे पहले सर्वे टेंश्योर एक्ट के सर्वे में शामिल था और उसमें अगर देखें तो उस गांव का आदमी हो, मान लो बकासे ज़मीन है, उस पर वो 12 वर्ष से अगर लगातार कब्जा जमाए हुआ हो तो उसे बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। बस यही चीज़ को समझना है। तो आपको निर्धारित यहाँ पर याद रखना है कि 12 वर्ष तक भूमि में आप उसका उपयोग किए हो तो आपको बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धारा 19 कहता है कि बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार वह व्यक्ति जो धारा 17 और 18 के अंतर्गत किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत हो तो उसे रैयत के रूप में सभी अधिभोगाधिकार सुरक्षित रहेंगे। बहुत आसान तरीके से समझे गए होंगे दोस्तों। जो हम लोग धारा 17 और 18 में पढ़े उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा है और 18 में कहता है कतिपय दशाओं भूइंहारी मुंडका जमीन बंदोबस्त रैयत। और ये बंदोबस्त रैयत के जितने भी अधिभोगाधिकार रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, ये धारा 19 कहता है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार मतलब उसके ज़मीन का उपयोग से संबंधी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो धारा 20 कहता है कि भूस्वामी के द्वारा 20, 21 और 22 इंपॉर्टेंट है, मैं डिनोट कर रहा हूँ बार बार कि आपको ध्यान में रखना है कि 20, 21, 22 को 3 धाराओं को यहाँ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भूस्वामी के द्वारा अधिभोगाधिकार के अर्जन का प्रभाव यानी किसी अधिभोगी जोत का भूस्वामी रैयत के संपूर्ण हित तथा अंतरण में अधिभोगाधिकार के अर्जन के रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ समझिएगा दोस्तों कि कोई भूस्वामी है, वो भूमि को क्या कर रहा है, भूमि के द्वारा अधिभोगाधिकार का अर्जन का प्रभाव यानी भूस्वामी अधिभोगाधिकार को अर्जन कर लेता है, दूसरे की ज़मीन था उसको अपने आप में अर्जन करके रखा हुआ है तो उससे कोई अगला व्यक्ति को प्रभाव नहीं पड़ा। उसका ज़मीन था वो फिर से वापस ले लिया तो उसे किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ में यही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भूमि के धारा 21 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा और इसमें धारा भी याद रखिएगा कि धारा 21 क्या कहता है।
धारा 21 में कहता है कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का अधिकार। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भूमि के उपयोग यानी जमीन के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार किस धारा में उल्लेख है, तो धारा 21 में उल्लेख है। क्या है इसमें प्रोविजन, आइए समझते हैं। किसी रैयत को किसी भूमि पर अधिभोग अधिकार है तो वह उस भूमि का उपयोग स्थायी रूढ़ी या प्रथा के बिना प्रथा पर ध्यान दिए कृषि कार्य कर सकता है। शर्त यह है कि भूमि का मूल्य कम नहीं हुआ हो और खेती के लिए अनुपयुक्त नहीं हो। इसको साफ शब्दों में समझिए दोस्तों कि आप रैयत हैं तो आपको अधिभोगा का अधिकार प्राप्त है, यानी जमीन को उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है। तो आप बिना संकोच के, जैसे कोई परंपरा गांव में चलित है कि रूढ़ी प्रथा है कि गांव में पूजाई होगा तभी हम धान रोपेंगे, तो आप एकदम आंख बंद करके, पूजाई हो चाहे मत हो, कृषि कार्य आप उसमें कर सकते हैं। जो वहाँ रूढ़ी प्रथा चल रही है उसको बिना माने आप खेती कर सकते हैं। शर्त यह है कि इसमें एक शर्त यह रखा है कि भूमि के मूल्य में कमी नहीं होनी चाहिए। भूमि के मूल्य में कमी से तात्पर्य है, मान लीजिए दोस्त कि खेत है, उसमें आप बालू गांज दिए, पत्थर गांज दिए, ईंटा गांज दिए, तो भूमि का उपयोग कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर दोबारा खेती नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर अब अधिभोगाधिकार प्राप्त है तो भूमि का आप उपयोग करिए आंख बंद करके, लेकिन भूमि का मूल्य को कम नहीं करना है। इसी पॉइंट में कहता है दोस्तों कि रैयत अपनी भूमि का प्रयोग जो है ईंट बनाने के लिए, खपड़ा के निर्माण हेतु तथा पेयजल, मत्स्य पालन, सिंचाई, बाग तथा आहार का निर्माण, व्यापार एवं कुटीर उद्योग के संचालन में भी कर सकता है। आप भूमि को उपयोग कर सकते हैं। अब भूमि को उपयोग के साथ साथ, जैसे खेती करने के साथ साथ आप ईंटा बना सकते हैं, खपड़ा बना सकते हैं घर निर्माण करने के लिए, उसमें मत्स्य पालन कर सकते हैं, सिंचाई के लिए तालाब बना सकते हैं, आहार वगैरह बना सकते हैं। आहार नाहार समझते होंगे दोस्तों। तो और उसमें व्यापार कुटीर उद्योग, जैसे कि मछली पालन वगैरह सब छोटा छोटा में आता है। मछली पालन, न कुक्कुट पालन होना, ये सब छोटे छोटे व्यापार और कुटीर उद्योग में आते हैं। ये सब चीज़ों का भूमि में संचालन कर सकते हैं। इसी में यह भी कहा गया है दोस्तों कि यदि कोई रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो इस प्रकार की जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित किए गए तालाब के उत्पादों में 9/20 भाग VVI है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 9/20 भाग जो भूस्वामी को और 11/20 हिस्सा रैयत को होगा। यहाँ पर साफ शब्दों में समझिएगा दोस्तों कि आप भूमि का उपयोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि तालाब बने और तालाब में मछली पाल दिए, तो मान लीजिए कि सब मछली पर आप ही का हक नहीं है, जिसका ज़मीन है उसका भी तो कुछ हक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि तालाब के उत्पादों पर 9/20 भाग, यानी कि समझिएगा कि 20 भाग है, यानी कि 20 किलो मछली अगर आपके तालाब में हुआ है तो 9 किलो मछली का जो है भूस्वामी का हो जाएगा, और जो 11 किलो मछली होगा वो जो आप मछली वहाँ पर पाले थे तो आपका होगा, यानी रैयत का होगा, किसान का होगा। अब समझ गए होंगे। इसमें 21 जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें साफ साफ कहा गया है कि भूमि का उपयोग का अधिकार है। तो आप बिना कोई शर्त के, गांव में कोई पूजा पाठ, कोई रूढ़ी प्रथा, उसको बिना माने आप खेती करिए, भूमि का उपयोग पूर्ण रूपेण करिए, लेकिन बेशर्ते उसका भूमि का मूल्य कमी नहीं करना है। जैसे कि ईंटा पत्थर बालू वगैरह मत गाजिए ताकि भूमि का मूल्य कम ना हो। उस भूमि में आप ईंटा भी बना सकते हैं, उस मिट्टी से आप खपड़ा बना सकते हैं, नहर नाल तालाब बना सकते हैं। अगर तालाब में मछली पालिएगा, चाहे कोई दूसरा चीज़ उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा भूस्वामी को भी देना है। जिसमें 20 किलो उत्पादन हुआ तो 9 किलो भू मालिक को भी दे दीजिए और 11 किलो आप भी खाइए पीजिए, परिवार में मस्त रहिए। ये चीज़ कहा गया है CNT एक्ट में, धारा 21 जो बहुत VVI है। आगे कहा गया है धारा 21, यानी वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार। ये भी बहुत VVI है दोस्तों। वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार, देखिए कोई वृक्ष होता है तो साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें अधिभोगी रैयत का है, जो किसान होगा उसका अधिकार के बारे में बताया गया है। तो क्या है, चलिए देखते हैं कि जब किसी रैयत को किसी भूमि का अधिभोगी अधिकार प्राप्त हो, यानी मान लीजिए कोई किसान है, उसको भूमि का अधिकार प्राप्त हो उपयोग का, तथा वह लगान का भुगतान नगद किया हो, तो वह उस भूमि पर, मान लीजिए कि आप जो हैं भूमि का किसी से लेते हैं, बदले में बोल देते हैं कि हम साल भर में 5,000 रुपया देंगे आपको नगद लगान के रूप में, इसमें जो भी पैदा होगा उसका हम पैदा नहीं देंगे, बदले में हम पैसे से देंगे। तो यानी कि नगद भुगतान आप करते हो जिस भूमि का, उसमें कहा गया है कि वृक्ष एवं बाँस लगा सकते हैं और काट सकते हैं। तो उस भूमि पर वृक्ष भी लगा सकते हैं और उसको काट भी सकते हैं, वृक्ष या बाँस।
इसमें कहा गया दोस्तों कि उस भूमि पर वृक्ष पर फल फूल लाख कुशबरी उगा सकते हैं एवं प्रयोग कर सकते हैं। आप देखते होंगे ज़मीन लेते हैं लोग कि हम इस ज़मीन को ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए लीज पर, जिसको हम लोग साफ शब्दों में कहते हैं। तो लीज पर लेते हैं ज़मीन, और लीज पर लेते हैं तो उसमें कोई मान लीजिए बगीचा लगाता है, कोई देखते हैं गुलाब वगैरह का बहुत बड़ा बड़ा बागान लगवा देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आप लीज पर ज़मीन ले लिए और उसको नगद लीज में लेते हैं तो क्या लेते हैं, नगद लेते हैं। तो वही चीज़ है कि इसमें आपका वृक्ष वगैरह पर क्या अधिकार होगा। तो वृक्ष फल फूल तथा लाख, लाख समझते हैं दोस्तों, यानी लाही और कुशबरी उगा सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी में कहा गया है कि यदि इस भूमि का लगान का भुगतान 61 धारा 61 के अनुसार किया जा रहा हो तो इसमें उत्पादित काष्ठ लकड़ी पर भूस्वामी एवं रैयत का बराबर बराबर हिस्सा होगा। अब धारा 61 में यह कहा गया है दोस्तों कि आप जो है नगद भुगतान कर रहे हो, और नगद भुगतान के अलावा अगर आप नगद भुगतान कर रहे हो बाद में आप चाह रहे हैं कि अब नगद भुगतान न करके हम जिन्स के रूप में भुगतान करें। जो जिन्स मतलब होता है दोस्तों कि कोई वस्तु के रूप में भुगतान करना। जिन्स मतलब होता है कोई वस्तु के रूप में भुगतान करना। तो नगद भुगतान करें तब चाह रहे हैं हम इसको वस्तु के रूप में भुगतान करने। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि जो यहाँ पर लकड़ी होगा, जो ज़मीन में लकड़ी का उपयोग करते हैं उसमें भूस्वामी और रैयत का बराबर बराबर हिस्सा होगा। मान लीजिए कि एक ठो पेड़ था, उसको 40 साल से पोस के रखे थे और उसमें अब अधिकार होगा, तो भू मालिक उस पेड़ में से मान लीजिए कि 50 गो चौकठ निकालता है तो 25 गो जो होगा भूस्वामी को होगा और 25 गो जो होगा जो पेड़वा लगेले था उसका होगा। ये हो गया 50-50 का। 21 में प्रावधान है आपका धारा 21 के क में। इसी में कहा गया है दोस्तों कि इसी प्रकार से किसी भी भूमि पर उगने वाले वृक्ष उत्पाद जैसे कि फल फूल आदि में भूस्वामी का हिस्सा जो होगा 9 बट्टा में यानी 20/9 और उसी प्रकार रैयत का हिस्सा जो होगा 20 भागों में 11 भाग होगा। इसको ध्यान में रखना है। जब भी भाग होगा तो बस यही रखना कि 20 किलो में 9 किलो भूस्वामी का और 11 किलो हम, यानी रैयत वाला का भाग ज़्यादा होगा क्योंकि बेचारा मेहनत किया है इसीलिए। अब भूस्वामी के क्या हो तो मालिक जो है जो सदियों से चला आ रहा है मालिक मालिक होता है। तो यहाँ पर देखें तो कोई फूल लगाता है, कोई बगीचा लगाता है, कोई फल जैसे आम का फल लगा दिया, सेब का बागान लगा दिया, तो उसमें जो होगा जितना भी उत्पादन, मान ली 20 क्विंटल उत्पादन हुआ तो 9 क्विंटल का उत्पादन भूमि मालिक का होगा और 11 क्विंटल का उत्पादन जो रैयत का होगा, काश्तकार का होगा। 22 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अधिभोगी रैयत का विनिर्देशित आधारों के सिवाय बेदखली का संरक्षण, यानी कि इसको किस आधार पर बेदखली किया जा सकता है और बेदखली करने से इसका क्या संरक्षण, मतलब कोई अधिभोगी रैयत है उसका उपयोग, अधिभोगी रैयत समझो, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खुदकट्टी अधिभोगी, तीन ही रैयत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें अधिभोगी रैयत जिसमें भूमि का उपयोग करता हो उसमें विनिर्देशित आधारों के सिवाय बेदखली से संरक्षण, यानी कि मतलब कुछ ठोस कारण की वजह बता के ही इसको आप हटा सकते हैं और न तो ऐसे नहीं हटा सकते हैं। इसमें यही कहा गया। चलिए पढ़ते हैं इसके व्याख्या को। अधिभोगी रैयत को भूस्वामी के द्वारा जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा। कोई अधिभोगी रैयत है तो उसको भूस्वामी जो है उस जोत से बेदखल नहीं कर सकता है यदि रैयत ने भूमि का उपयोग जो है धारा 21 एवं 21 क के अंतर्गत किया हो, यानी जो इतना शर्त दिया है, यानी शर्त तो यहाँ पर एक ही था कि भूमि का जो उपयोग है आप कीजिए लेकिन उसके मूल्य में कमी नहीं करना है। अगर इन सारी चीज़ों को पालन किया है अगर अधिभोगी रैयत तो आप उसको बिना कारण, यानी कहता है, एक बोल रहा है कि विनिर्दिष्ट आधारों के सिवाय बेदखली नहीं कर सकते, यानी कोई ठोस कारण जब तक नहीं मिल जाए तब तक आप इसे बाहर नहीं कर सकते, उसको भगा नहीं सकते। ये चीज़ आपका 22 में कहा गया है। तो बड़ा कठिन वर्ड है दोस्तों, थोड़ा सा अगर पढ़ के मेहनत करिएगा तो थोड़ा समझ पाएगा, क्योंकि यह सब जो क्वेश्चन आपका लीडिंग पॉइंट है एग्जाम में, क्योंकि CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा वगैरह ये सब जो कानून से संबंधित जो है ये आपको एग्जाम में लीडिंग देगा। अगर यहाँ से आप 4, 5, 7 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं तो आपको बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है बहुत टफ है और इसको पढ़ना और समझना इतना आसान नहीं है। चलिए धारा 23 पढ़ते हैं। मृत्यु हो जाने पर अधिभोगाधिकार का न्यायगत होना। मान लीजिए कि रैयत है, उसका अधिभोगाधिकार था, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसमें अब क्या होगा,
उसको उत्तराधिकारी के मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में इसमें उपबंध है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, यदि कोई अधिभोगी रैयत है बिना वसीयत के निर्धारण किए ही मृत्यु हो जाता है, मतलब वो बता नहीं पाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा वसीयत का हकदार ये होगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखें तो उसकी जो उत्तराधिकारी होगा वो अधिभोग का अधिकार उसी कारक से प्राप्त होगा जिस रीति से अन्य संपत्ति प्राप्त होगा। यानी कि अधिभोग का अधिकार, जैसे हम थे और हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम अपने बेटा को बताए नहीं थे, अपना मतलब जिसके हम काम करते थे कि हमारे मरने के बाद हमारा बेटा एक काम में ज़मीन को जोतेगा, वही आपका लगान को चुकाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम बिना बताए हमारी मृत्यु हो जाती है, अकस्मातिक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो होगा हमारे पुत्र को और संपत्ति जैसे मेरा घर द्वार ज़मीन जो होगा गाड़ी घोड़ा सब उसको मिलेगा। तो उसी प्रकार से जो ज़मीन जो जोतते थे हम उसी प्रकार से हस्तांतरित उसको भी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 23 नंबर धारा कहता है। यानी अधिभोगा अधिकार का अधिकार अभी भी सुरक्षित रहेगा, न्याय संगत होगा, ये चीज़ कहा गया है 23 में, यानी कि उसके साथ अन्याय नहीं होगा। 23 क में कहता है दोस्तों कि अधिभोग जोतों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। यदि कोई अधिभोग विक्रय दान वसीयत या विनिमय द्वारा स्थानांतरित किया जाए तो उसे रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। बहुत आसान शब्दों में बार बार हम बोल रहे हैं, इससे पहले भी हम लोग इसको देखे थे कि अगर आप ज़मीन को बेचते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उत्तराधिकारी को देते हैं और वसीयतनामा लिखते हैं तो आपको रजिस्ट्रीकृत कराना पड़ेगा। यही चीज़ धारा 23 क में भी कहा गया है कि अधिभोगी जोतों के कतिपय अंतरणों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कराने हेतु आप ज़मीन को वसीयत करा रहे, स्थानांतरण करा रहे हैं यानी बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आपको इस कराने के लिए खाली पंजीकरण कराना पड़ेगा, यानी जा करके वहाँ रजिस्ट्रीकृत कराना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, तो धारा जो 24 है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। धारा 24 से लेकर के 36 तक लगान के संबंधित उपबंध दिया गया है। इसमें सारा चीज़ जो है लगान से संबंधित बात होगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा पहले ही। धारा 24 से धारा 36 तक, यानी कि जो 13 धारा दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो इसमें सिर्फ आपका बात किस पर होगा, तो लगान से संबंधित बात होगा। तो चलिए, ये लगान वाला बहुत आसान है, इसको हम रीडिंग मारेंगे आप समझ जाएंगे। धारा 24 कहता है कि लगान भुगतान के लिए अधिभोगी रैयत की बाध्यता, यानी लगान के भुगतान के लिए कुछ बाध्यता दिया गया है, उसको समझिएगा। अधिभोगी रैयत समय से निर्धारित लगान भुगतान करेगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो अधिभोगी रैयत हैं वो लगान का भुगतान जो है निर्धारित समय से करेगा। 24 कहता है, इसमें यह कहा गया है कि सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में यदि कोई रैयत फलों का बगीचा लगाए या किसी जमीन का प्रयोग खलिहान या गड्ढा निर्माण के रूप में करता है तो इस पर कोई लगान भुगतान नहीं करेगा। यानी सरायकेला के लोगों के लिए थोड़ा सा राहत है यहाँ पर कि वहाँ के सरायकेला उसमें अनुमंडल था, अभी जिला बना है दोस्तों। तो जो पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर के आपको पता होगा कि सरायकेला जिला बनाया गया है। तो सरायकेला जो है इसमें कहा गया है कि यहाँ के अगर लोगों को एक छूट दिया गया कि यहाँ के लोग अगर बाग बगीचा बनाते हैं, ज़मीन पर कोई गड्ढा खोद देते हैं, खलिहान बनाते हैं, तो उसके लिए उसको लगान से मुक्त रखा गया है। 24 का कहता है कि विभाजन के द्वारा जोत का खंड और उसके लगान का वितरण। बहुत आसान शब्दों में विभाजन की बात कर रहा है 24 का, यानी विभाजन के द्वारा जोत का खंड और उसके लगान का वितरण। यदि जोत का खंड का विभाजन होगा तो उसी अनुपात में लगान का भी विभाजन होगा। समझ गए होंगे दोस्तों। मान लीजिए कि जोत था, हम बताए थे कि 5 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ हमने मान लीजिए कि अपने बेच दिया और 2 एकड़ के मान लीजिए कि हम खुद खेती कर रहे हैं, तो हमको लगान पहले 5 रुपया था, तो 3 रुपया जो 3 एकड़ दिए हैं वो चुकाएगा और 2 रुपया हम चुकाएंगे। यानी कि ज़मीन का जैसे जैसे हल का, यानी ज़मीन कि जोत का हल जो विभाजन होगा तो लगान का भी उसी अनुपात में विभाजन होगा। 25 कहता है दोस्तों कि अधिभोगी रैयत का लगान उचित और सामरिक है या उपधारणा। चलिए इसको पढ़ते हैं। 25 नंबर का कहता है कि अधिभोगी रैयत, यहाँ पर गलती लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक उसको धारेगा। अधिभोगी रैयत का लगान उचित और सामरिक है या उपधारणा है। तो यहाँ पर समझिएगा, किसी अधिभोगी रैयत के द्वारा निर्धारित लगान का भुगतान उचित और सामरिक माना जाएगा यदि उसे प्रतिकूल नहीं ठहराया गया हो।
यानी कि यहाँ पर समझिएगा दोस्तों कि आप जो लगान दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर इसमें जब तक कोई प्रतिकूल यानी जब तक कोई बीच में आदमी टांग नहीं अड़ा रहा है कि नहीं लगान गलत दे रहा है, इसका 5 रुपया लगान है 4.5 रुपया दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है कि तब तक इसको अनुकूलित यानी प्रतिकूल नहीं समझा, जब तक इसको गलत नहीं समझा जाएगा जब तक कि आपके कोई सामरिक कारण न माना जाए, यानी कि जो आप लगान दे रहे हैं बिल्कुल वो सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं 26 में। इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व वर्धित लगान की पुष्टि, यानी इस अधिनियम जो लागू हुआ था इसके प्रारंभ के पूर्व, यानी इस लगान जो सीएनटी एक्ट जो लागू हुआ दोस्तों, इसके प्रारंभ से पूर्व वर्धित जितने भी लगान थे उसकी पुष्टि कैसे होगी। तो यहाँ पर कहा गया कि यदि किसी अधिभोगी रैयत का भूमि का लगान छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879 के द्वारा बढ़ा दिया गया है तो उसे बढ़ा हुआ ही दे होगा। यहाँ पर आपको पता होगा कि अनुसूची क और ख जो लागू था दोस्तों, उसको बताया गया कि सीएनटी एक्ट लागू होने के साथ ही अनुसूची क एवं ख निरस्त हो जाएंगे। यही चीज़ें ना प्रावधान था जो आप धारा 2 में पढ़ते हैं। तो अनुसूची क में ही लिखा हुआ था कि भूस्वामी के काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879 से पहले अगर किसी व्यक्ति का लगान उस समय बढ़ा दिया गया था तो बढ़ा हुआ ही लगान दे होगा। ये चीज़ कहा गया आपका धारा 26 में। 27 में कहा गया दोस्तों कि वे रीतियाँ जिनसे अधिभोगी रैयत का लगान बढ़ाया जाएगा, यानी वो क्या रीतियाँ हैं, यानी क्या वो नियम है जिनसे अधिभोगी रैयत का लगान बढ़ाया जाएगा, इसको समझिए। सामान्यतः उपायुक्त के आदेशानुसार ही लगान में वृद्धि की जाती है। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब भी लगान बढ़ाने की बात आएगी तो उपायुक्त, लगान घटाने की बात आएगी तो उपायुक्त, दोनों में। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों कि स्मरण रहे कि धारा 12 के अधीन कहा गया है कि राजस्व अधिकारी के द्वारा पारित आदेश से भी लगान बढ़ाया जाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि उपयुक्त में से दोनों, तब वहाँ पर टिक आउट कर लीजिएगा। लेकिन आपको ज़्यादा याद रखना है उपायुक्त तो क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। कि स्मरण रहे कि धारा 12 भी कहता है दोस्तों कि अगर राजस्व अधिकारी के द्वारा कोई पारित आदेश हो गया कि लगान में वृद्धि की जाती है तो वहाँ पर देखें तो बढ़ा हुआ लगान ही देव होगा वहाँ पर, यानी तब लगान की वृद्धि हो जाती है। और ये कब करता है, जब राजस्व अधिकारी को उपायुक्त जो होता है अधिकृत करे इस काम के लिए, तब होता है। आप पढ़े होंगे उपायुक्त का मतलब क्या होता है कि उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी जो उपायुक्त के कार्य के लिए अधिकृत किया गया हो। पढ़ाए थे जब परिभाषा इसकी पढ़ रहे थे शब्दों को। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो है धारा 28 कहता है वृद्धि के लिए उपायुक्त के पास दिए जाने वाले आवेदन पत्र की अंतर्वस्ती। उपायुक्त को दिए गए आवेदन में भूमि के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि वृद्धि के लिए आप लगान में वृद्धि के लिए अगर जैसे मान लीजिए उपायुक्त के पास जाते हैं तो आवेदन पत्र की अंतर्वस्तु तो यानी आप आवेदन पत्र दे दें। मान लीजिए कि आपकी लगान में वृद्धि कराना चाहते हैं या लगान में आपकी बढ़ोतरी हो गई है उसको कम कराना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा कि उपायुक्त के पास जो आवेदन देंगे तो भूमि के संपूर्ण विवरण देना पड़ेगा कि हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है या 5 हेक्टेयर ज़मीन है, ये ज़मीन है जो खुटकटी ज़मीन इतना है, बटखेटा ज़मीन इतना है, वो सारी भूमि हरी ज़मीन इतना है, तो सारी ज़मीन को आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। सारी विवरण देने के बाद उपायुक्त निर्धारित करेगा कि लगान जो है इसका क्या होना चाहिए। धारा 19 कहता है दोस्तों कि ऐसे आवेदन पत्रों की प्राप्ति पर प्रक्रिया, यानी कि ऐसे आवेदन जो उपायुक्त के पास लगान वृद्धि से संबंधित आए हैं उस पर प्रतिक्रिया के बारे में धारा 19 और 29 कहता है कि आवेदन प्राप्त होने की इसकी सूचना तैयार की जाएगी और भूमि की माप एवं अन्य प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। अगर आवेदन प्राप्त होता है कि लगान वृद्धि से संबंधित, तो वहाँ पर आवेदन प्राप्त होने के बाद इसकी सूचना जो है सबसे पहले किसको दी जाएगी, रैयत को दी जाएगी और भूमि की माप एवं अन्य प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। और फिर से भूमि को माप कराया जाएगा और अंतःक्रिया जो होगी उसको पूर्ण की जाएगी। मान लीजिए कि लगान वृद्धि कराना चाहता है भूस्वामी और उसकी सूचना दे दिया कलेक्टर के पास यानी उपायुक्त के पास, तो उपायुक्त को सूचना मिलेगा तो उपायुक्त सबसे पहले अब सूचना किसको देगा, रैयत को देगा कि देखो बाबू तुम्हारा अब लगान बढ़ने वाला है क्योंकि इसके लिए आवेदन आपका जमींदार दिया है। तो क्या करेगा कि उपायुक्त जो आएंगे फिर से ज़मीन का सर्वे करेंगे कि हाँ कितना ज़मीन है, कि उपायुक्त जो लगान तय किए वो सही है कि नहीं या बढ़ना चाहिए कि नहीं, ये डिसाइड फिर उपायुक्त करेंगे। धारा 30 कहता है दोस्तों कि अनुक्रमिक वृद्धि या निर्देशित करने की शक्ति,
यदि उपायुक्त को लगे कि परिवर्तित से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है तो धीरे धीरे वृद्धि या अनुक्रमिक होगी। यानी उपायुक्त को लगेगा कि इतना ज़्यादा अचानक हम लगान को वृद्धि कर दे रहे हैं, इससे परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, तो लगान की वृद्धि जो है उपायुक्त वो धीरे धीरे करेंगे। मतलब कि इस फसल में 2 रुपया बढ़ाए, फिर अगले फसल में 2 रुपया बढ़ाए, इस तरह से एक क्रमिक रूप से वृद्धि करेंगे। धारा 31 कहता है कि जिस क्षेत्र में 31 क्या कहता है दोस्तों कि जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो उस क्षेत्र के अतिरिक्त पारित भूमि का आवेदन उपायुक्त को दिया जाएगा। मान लीजिए कि जिस क्षेत्र के बारे में पूर्व में लगान दिया जाता हो, माने कोई एरिया निर्धारित है कि इस क्षेत्र से इतना लगान दिया जाता है, तो उस क्षेत्र के अतिरिक्त पारित भूमि का आवेदन जो है उपायुक्त को दिया जाएगा। इसके बाद क्या होता है, कुछ क्षेत्र में कुछ भूमि को बढ़ा दिया जाता है, यानी जंगल के साफ करके कोई भूमि बढ़ा दिया, तो उस अतिरिक्त भूमि का भी जो शुल्क होगा यानी लगान जो होगा वो उपायुक्त के द्वारा उस भूमि का निर्धारण किया जाएगा और आवेदन जो उपायुक्त को मिलेगा उसी के अनुसार से वो लगान का निर्धारित भी करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो धारा 32 क्या कहता है कि ऐसे आवेदकों की प्राप्ति की प्रक्रिया धारा 29 के अनुसार पारित होगा। यानी ऐसे आवेदन प्राप्त होता है तो धारा 29 के अनुसार ही इसमें लगान का निर्धारण किया जाएगा। धारा 29 में कहा गया है दोस्तों कि आवेदन प्राप्त होने की इसकी सूचना रैयत को दी जाएगी तथा भूमि के माप एवं अन्य प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। यानी जब लगान वृद्धि से संबंधित अगर ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो सबसे पहले रैयत को सूचना दी जाती है, इसके बाद वहाँ पर फिर से भूमि की माप की जाती है और लगान का निर्धारण की जाती है। धारा 33 है जो व्यापृति के बारे में है। धारा 33 व्यापृति के बारे में है। इसमें कहा गया दोस्तों कि धारा 31 और 32 के अंतर्गत भूस्वामी द्वारा लगान की वसूली की जाएगी। अब धारा 31 और 32 में जो लगान की वसूली का जो नियम है उसी के आधार पर लगान वसूला जाएगा। ये कहा गया है आपका 33 में। तो लगान वसूल कैसे किया जाएगा दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जो लगान उपायुक्त निर्धारित करेंगे उसी के आधार पर ये वसूली करेंगे। 33 क कहता है कि लगान में कमी। लगान में कमी का अधिकार उपायुक्त को सुरक्षित रहेगा। अगर लगान में कमी करना है तो इसके पास अधिकार होगा दोस्तों, तो उपायुक्त के पास इसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा, लगान वृद्धि का अधिकार किसके पास, उपायुक्त के पास। लगान में कमी का अधिकार किसके पास, तो उपायुक्त के पास। अगर लगान में वृद्धि और कौन कर सकता है, तो राजस्व अधिकारी जो है दोस्तों वो भी अगर घोषणा कर दे कि लगान में इतना दिन से वृद्धि की जा रही है तो वहाँ से लगान वृद्धि मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धारा 34 कहता है कि लगान में कमी के लिए उपायुक्त के पास आवेदन। अगर लगान में आप कमी कराना चाहते हैं, जैसे लगान में वृद्धि करना चाहते हैं तो उपायुक्त का आवेदन दे रहे हैं, उसी प्रकार अगर लगान में कमी करना चाहते हैं तो उपायुक्त के पास आवेदन। लगान में कम करने के लिए अधिभोगी रैयत को उपायुक्त के पास भूमि एवं लगान की पूर्ण विवरण साथ आवेदन देना होगा। तो मान लीजिए कि लगान बढ़ाएगा कौन, तो भूस्वामी बढ़वाना चाहेगा, लेकिन लगान घटवाएगा कौन, तो घटाना कौन चाहेगा दोस्तों, तो रैयत घटवाना चाहेगा। तो जो रैयत घटवाना चाहता है लगान को, तो क्या करेगा कि सारा विवरण जमीन का जितना भी विवरण है कागजात वो सभी उपायुक्त के कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। धारा 35 कहता है कि ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति पर प्रक्रिया। आवेदन प्राप्त होने पर भूस्वामी की सूचना दी जाएगी और नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आवेदन प्राप्त होने पर जो भूस्वामी है उसको सूचना दी जाएगी और नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए कि तो इसको ध्यान में रखिएगा, वृद्धि कौन करवाएगा, तो वृद्धि जो है कभी रैयत नहीं करवाएगा दोस्तों। कभी भी रैयत चाहेगा कि लगान हमको कम देना पड़े, इसलिए कम करवाने की बात रैयत करेगा, वृद्धि करने की बात करेगा तो भूस्वामी करेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप लगान को कम करने के लिए दिए हैं तो रैयत देगा, तो रैयत जब देगा आवेदन किसके पास, उपायुक्त के पास, तो उपायुक्त सबसे पहले किसको सूचना देगी, तो भूस्वामी को सूचना देगी कि आपका रैयत जो है वो लगान में कमी कराना चाहते हैं, इसके लिए हमको सूचना दिया है। तो सबसे पहले सूचना मिलेगा भूस्वामी को और नियमानुसार अग्रतर यानी आगे की कार्रवाई चालू करेगी। धारा 36 का कहता है कि जहां अधिकार अभिलेख न हो वहां लगान में और भी वृद्धि या कमी का वर्जन। जहां अधिकार अभिलेख न हो, जहां पर मान लीजिए कोई भी अभिलेख तैयार भी नहीं हो पाया है जमीन से संबंधित, वहां पर लगान में और भी वृद्धि या कमी का वर्जन यानी अधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि या कमी की जो है उपायुक्त के आदेश से ही किया जा सकता है।
जहाँ पर अधिकार जो अभिलेख यानी जहाँ पर कुछ चीज़ों का तैयार नहीं हो पाया है तो वहाँ पर जो अनुमानित जो लगान राशि होगी वो उपायुक्त के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि इसमें लगान क्या होना चाहिए। तब लगान जितने भी पढ़े दोस्तों 24 से लेकर 36 तक आपको सारा चीज़ में समझ में आ गया होगा कि सारा प्रक्रिया का जो खेला है वो उपायुक्त तक जाके सिमट जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला अध्याय हमारा आता है अधिभोगी रैयत के बाद खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। यानी खूंटकट्टी समझ में आ गया दोस्तों कि सबसे पहले जो भूमि बनाया, भूमि का सबसे पहले जिन्होंने निर्माण का कार्य शुरू किया जंगल को काट काट के मुंडाओं के द्वारा, तो खूंटकट्टी भूमि अधिकार प्राप्त रैयत को समझिए। खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत इस अधिनियम की अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध उन रैयतों पर लागू होंगे जिन्हें खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त हो। यानी ये जो अधिनियम लागू होंगे जिसको खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त हो। खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त किसे होगा दोस्तों? जो पहले से भूमि की सबसे पहले खूंटकट्टी के रूप में दर्ज हो। यदि रैयत के द्वारा इस अधिनियम के आरंभ में 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान वृद्धि नहीं होगी। यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि अगर रैयत है और रैयत के द्वारा इस अधिनियम के आरंभ यानी जब CNT एक्ट लागू हुआ था उसके आरंभ से 20 वर्षों से अधिक पूर्व यानी उससे 20 साल पहले से, उससे पूर्व से, 20 वर्ष के बाद के और पूर्व से कि काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान वृद्धि नहीं की जाएगी। तो उन लोगों को भूमि का लगान किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी CNT एक्ट लागू हुआ उसके 20 साल पहले से कोई भूमि यानी काश्तकारी कर रहा हो तो उसको लगान में वृद्धि आप नहीं कर सकते हैं। अगर इस भूमि पर लगान वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उस गांव के अन्य अधिभोगी रैयत पर आधारित लगान से अधिक नहीं होगा। और इन द सिचुएशन आप लगान निर्धारित कर ही दिए हैं इस भूमि पर यानी खुटकुटी भूमि पर, तो यहाँ पर कहा गया है कि आप लगान की जो वृद्धि होगी उस गांव में जो सामान्य रैयतों को जितना देना होगा उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। यानी कि सामान्य अधिभोगी रैयत से निर्धारित लगान से अधिक इसमें लगान आप नहीं ले सकते हैं। ये था दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे अनाधिभोगी रैयत। तो अनाधिभोगी रैयत के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।